दोस्तों नमस्कार। सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आज हम लोग डीजल साइकिल पर आधारित एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम भी थ्योरी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए वीडियो पूरा देखें और जो भी मैं यहाँ पर समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एन आइडल डीजल इंजन ऑपरेट्स विथिन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 1700 केल्विन एंड 300 केल्विन with a compression ratio of 16। आगे लिखा है डिटरमाइन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट ईच पॉइंट इन द साइकिल। फिर हमें क्या, थर्मल इफिशियंसी ऑफ इंजन और मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्वेश्चन में टेम्परेचर लिमिट दी गई है और कंप्रेशन रेशो दिया है, और जो निकालना है उसमें प्रत्येक पॉइंट पर हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर निकालना है, थर्मल इफिशियंसी निकालना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। इसके अलावा सपोर्टिंग डाटा दिया है सीपी इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, सीवी इक्वल टू दिया है, और हमारा जो एयर का कांस्टेंट है गामा इक्वल टू 1.4 दिया गया है। जो भी डाटा दिया उसको सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे और जो डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम है उसको बनाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पर निकालना है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, गिवन लिख देना है। गिवन लिखने के बाद अभी यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम में टेम्परेचर लिमिट दी गई है, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब टेम्परेचर की कौन सी वैल्यू दी गई। उसके लिए हमें सबसे पहले डायग्राम बना लेना है जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि क्या क्या डाटा गिवन है। डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है। हमें क्या करना है, एक नॉर्मल वर्टिकल लाइन खींच देना है और एक हमें वहां जहां से जॉइंट होता है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है। ऊपर ऐसा एरो बनाएंगे जहां पर हम क्या लिख देंगे P, और ऐसा एरो बनाएंगे जहां पर हम क्या लिख देंगे V, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम, पीवी डायग्राम। और फिर हमें क्या करना है, ऊपर कांस्टेंट प्रेशर की लाइन बनाना, तो इस तरह बना दें आप। और इधर पर क्या क्या करना, कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन बनाना, तो इस तरह की बना दें। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐसा कर्व के रूप में मिला देंगे, और ऐसा ही हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी हम कर्व के रूप में लाएंगे अच्छा सा, और ऐसा मिला देंगे। यहां से नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप की नंबरिंग दी गई, तो उस हिसाब से हमारी पॉइंट भी या फॉर्मूले में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा एरो लगा दें, इस तरह का चल मतलब एकदम बढ़ते हुए क्रम में एरो लगाएं। ये 1 से 2 प्रोसेस होती है हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। 3 से 4 होती है हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और यहाँ से हमारा 2 और 3, यहाँ से हमारा क्या होता है, डीजल सप्लाई होता है, फ्यूल सप्लाई होता है। यहाँ से फ्यूल क्या होता है, रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पर आर लिख देंगे, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा फ्यूल सप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हो रहा है, फ्यूल रिजेक्ट हो रहा है। और ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, ऐसा इसको लिख लें। और ये हमारी क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ऐसा सब कुछ लिख कर रखें। यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वह क्या होती है, V1 इक्वल क्या होती है, V4 होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो होती है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3। इस तरह सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर हीट सप्लाई हो रही है, यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है। ये होती है यहाँ की, और यहाँ की टेम्परेचर लिमिट्स होती है। जहां पर हीट सप्लाई होती है वहां पर हमेशा टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, तो जहां पर हीट रिजेक्ट होती है वहां टेम्परेचर कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं इंजन के अंदर जो भी हम हीट सप्लाई की वह हायर टेम्परेचर होता है उसका, और जहां पर हमारा धुआं निकलता है जो एग्जॉस्ट गैस है, तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसों का कम होता है। तो इस तरह हम देखते हैं, तो जो हायर टेम्परेचर है और जो लोअर टेम्परेचर, उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, हमेशा 2 से स्टार्ट होगा 3 पे हायर पहुंचेगा। कहा 2 से स्टार्ट होगा 3 पे हायर पहुंचेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, T3 इक्वल कितना हो जाएगा, 1700 केल्विन। ऐसे ही यहाँ से कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट होगा, 1 पर खत्म होगा, तो 1 पर सबसे मिनिमम टेम्परेचर होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 केल्विन, जो क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा सारा डाटा जो गिवन है उसको हम लिख देंगे, जैसे कि कंप्रेशन रेशो को हम RC से डॉटेड करते हैं। अगर हम पॉइंटों के रूप में हम यहाँ पर देखें तो V1 अपॉन
क्या होता है V2 होता है। यह दिया है हमारा 16 दिया। बकाया Cp इक्वल टू दिया है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। Cv इक्वल टू दिया हुआ है 717 किलो जूल पर केजी केल्विन और गामा इक्वल टू दिया है 1.4। अब जो निकालना मतलब प्रेशर और टेम्परेचर निकालना सभी पॉइंट्स पर, पॉइंट कौन से होते हैं 1 2 3 4, इस सभी पॉइंट पर हमें प्रेशर टेम्परेचर निकालना, फिर थर्मल इफिशियंसी निकालना और मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना। तो इसको निकालना बहुत आसान होता है। हमें सबसे पहले एक प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते हैं। जैसे कि पहली प्रोसेस है 1 से 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस, और लिखेंगे 1 से 2 ऐसा बंद करके यहां पर सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब जी हम बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुका हूं, कुछ फॉर्मूले फिक्स होते हैं जो यहाँ डेरिवेशन करके नहीं बता सकते, तो उनको हमें याद करना पड़ेगा। इस तरह के और भी डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सभी जगह सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है। जो डाटा गिवन है उसके आधार पर हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर कंप्रेशन रेशो V1/V2 गिवन है, तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर यहाँ पर गिवन है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच हम रिलेशन देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वह मैं बता देता हूँ। यह रिलेशन होता है, पहला रिलेशन T2 अपॉन क्या होता है T1 होता है, T2 अपॉन T1, और इधर क्या होता है V1/V2, और इसकी जो पावर है वह क्या होती है गामा-1। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सारा डाटा पुट करना पड़ेगा। जैसे कि T2 की जगह T2 रहने दें, T1 की वैल्यू कितनी दी हमारी 300 दी है, तो 300 यहाँ पर लिख देंगे हम। क्वेश्चन के अंदर गिवन है V1/V2 कितना है, यहाँ पर देखेंगे 16 है, तो 16 लिख देंगे। गामा इक्वल टू कितना है 1.4 है, -1 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना, सबसे पहले इधर की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो 16 हो जाएगा, और 16 की पावर कितनी है 1.4 - 1 है, तो 1.4 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.4 बचेगा। अब 0 ये यहाँ पर बता 16 ये बचा हुआ है, तो हमें क्या T2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे T2 इक्वल क्या करेंगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इक्वल की इस तरफ वैल्यू है। तो हम यहाँ पर अगर कैलकुलेटर से 16 की पावर 0.4 करना चाहें, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही 3.0314। हमने क्या किया 16 की पावर 0.4 कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, तो इतनी वैल्यू आ गई, और मल्टीप्लाई क्रॉस में ये वैल्यू कर दी है, तो ये क्या आ गया 300 आ गया। अब हम इक्वल करेंगे तो इसका इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आ रही है 909.429 केल्विन, इतनी आ गई। कितनी आ गई 909.429 केल्विन आ गई। ये हमारा क्या निकाल लिया हमने T2 निकाल लिया। T1 ऑलरेडी था हमारे पास, T3 दिया है, T2 निकाल लिया। अब हमारा पहली ही प्रोसेस के अंदर एक और रिलेशन होता है, वह रिलेशन मैं बता दूं, तो हम यहां पर लिखेंगे we also know that from process 1 to 2, ऐसा लिख के हम क्या करेंगे रिलेशन क्या करेंगे, ये होता है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन। तो हम क्या लिखेंगे V1/V2 इक्वल P2/P1, पूरी की होल पावर लिख दें यहाँ पर, वह हो जाएगी 1/गामा, इस तरह हो जाती। अब यहाँ पर कुछ डाटा नहीं दिया गया है, तो उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि जो P1 1 से 2 प्रोसेस कर रहा है, अब स्टार्टिंग में हमारा कोई भी प्रेशर नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर देख रहा है V1/V2 कंप्रेशन रेशो गिवन है। यहाँ पर कोई एक डाटा निकाल लेंगे, लेकिन P1 को अगर हम कंसीडर कर लें, तो हमारी जो प्रोसेस नॉर्मली स्टार्टिंग होती एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे let us consider at atmospheric pressure at 0.1 इक्वल कितना मान लिया मैंने 1 बार, मतलब यहाँ पर क्या मान लिया ना P1 इक्वल टू कितना मान लिया 1 बार मान लिया। नॉर्मली हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो रही
तो हमने ऐसा मान लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रही है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कितना मान लिया, 1 बार मान लिया। मतलब हम P1 की जगह क्या यूज कर सकते हैं, 1 बार को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 बार को यूज करना है, तो इसको थोड़ा सी स्क्रीन में नीचे लाता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख रहा है V1 अपॉन V2 कितना है, 16 है, तो यहाँ पर मैंने 16 रख दिया है। V1 अपॉन V2 इक्वल P2 की वैल्यू नहीं दी गई, और P1 की वैल्यू हमने कितनी मान ली, 1 मान ली। और पूरे के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 अपॉन 1.4, क्योंकि गामा की वैल्यू दी गई। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, ये इसका भाग इसमें जाएगा तो P2 ही रहेगा। अब P2 की वैल्यू हमें निकालना है, P2 की वैल्यू निकालना है, तो ये वाली पावर कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो 16 की जो पावर है वह कितनी हो जाएगी हमारी, 1.4 हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर जब चेंज करेंगे तो इधर बटे में, तो इधर जाके सीधी डायरेक्ट पावर हो जाएगी। ये नॉर्मली कैलकुलेशन से आ जाएगा। इस तरह हम क्या करेंगे, P2 इक्वल टू, अगर इसकी पावर 1.4 कर देंगे, 16 की पावर 1.4 कैलकुलेटर से, तो हमारा जो वैल्यू आ रही 48.50 बार आ जाएगी। है प्रेशर है तो बार की यूनिट है, क्योंकि हमने 1 किस में लिया, बार में लिया, तो हमारा क्या P2 भी आ गया। तो इस तरह हमने क्या निकाल लिया, P1 हमने 1 बार मान लिया, P2 हमने निकाल लिया। तो पहली प्रोसेस से हमने 2 डाटा निकाल लिए, एक तो T2 निकाल लिया है और P2 निकाल लिया है। अब हम चलेंगे 2 से 3 प्रोसेस में बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस की हेडिंग डाली मैंने, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 2 से 3, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं 2 से 3 प्रोसेस। अब 2 से 3 प्रोसेस में जो यहाँ कुछ रिलेशन होते हैं उनको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझें। इसमें होता है जो वॉल्यूम V2 अपॉन V3 इक्वल क्या होता है, T2 अपॉन T3। ये रिलेशन होता है, इसको हमें याद रखना, और भी क्वेश्चन में काम आ सकता है। तो ये रिलेशन हमें याद रखना। अब इसमें हमें कैसे डाटा निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिख रहे हैं हमें T2 गिवन, हमने यहाँ पर निकाला है T2 मतलब, और T3 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मतलब ये दोनों तो गिवन है, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर V2 V3 कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन रेशो का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, चूंकि V1 अपॉन क्या है, V2 इक्वल टू कितना दिया है, 16 दिया है। तो हम यहाँ V2 की अगर वैल्यू निकालना चाहें, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V1 अपॉन 16 हो जाएगा। मतलब V2 की जगह हम V1 अपॉन 60 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर V1 की फिर से वैल्यू नहीं होगी, तो V1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये भी हमें ध्यान से समझना होगा, जब भी हम इसको यूज कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर आगे और इसको बढ़ाएंगे, एंड we know that, यहाँ पर लिखें एंड we know that from गैस इक्वेशन, क्या गैस इक्वेशन हम जानते क्या होता है, PV इक्वल टू mRT, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन पॉइंट 1 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ P1 V1 इक्वल टू, क्योंकि V1 निकालना है तो पॉइंट 1 की ही बात करेंगे, mRT1। अब यहाँ पर दिख रहा है, हमने कंसीडर नॉर्मली एटमॉस्फेयर प्रेशर है और गैस हमेशा 1 kg लेकर चलते, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास है तो 1 kg हो जाएगा। P1 हमें यहाँ पर देखेंगे हमने कितना माना हुआ है, यहाँ पर 1 बार माना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है उसको किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन में यूज करेंगे, तो हम बार को किस में यूज कर लेंगे, हम यहाँ पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हम 1 बार को अगर हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाता है, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका 100 यूज करेंगे, याद रखें। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, और V1 हमें निकालना है, तो m की जगह 1 रख देंगे। r का हमारी फिक्स वैल्यू होती है 0.287, ऐसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले भी क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है। एंड T1 इक्वल टू क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं 300 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना, V1 निकालना है, और हम इधर की वैल्यू इन दोनों को क्या रख देंगे, 0.287 कैलकुलेट करके भी रख सकते हैं आप, और एक ही बार में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 रखते हैं। ये 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 का सीधा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी V1 की वह आ रही 0.861 मीटर क्यूब। तो हमने V1 निकाल लिया। अब इस तरह हमने V1 निकाल लिया, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नाउ
नाउ V2 अपॉन V3 इक्वल T2 अपॉन T3। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम किसकी V2 की वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर हम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन क्या हो जाएगा 16 इंटू V3, क्योंकि हमने क्या किया V2 की जगह में जो वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं ये निकाली थी, इसको पुट कर दिया। आगे देखेंगे T3 अपॉन T2 अपॉन T3। T2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 909.429 बटे T3 क्वेश्चन में दिया 300, तो हम उसको लिख देते हैं। अब यहाँ V1 की वैल्यू फिर से हमने निकाली तो उसको पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 0.861 अपॉन 16 इंटू V3 इक्वल 909.429 अपॉन 300। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इस डाटा को निकालना है। तो हमें इसकी कैलकुलेशन नॉर्मली मैथमेटिकली कैलकुलेशन होती है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है इसके इसमें मल्टीप्लाई करके तो बता देता हूँ कितनी वैल्यू आ रही है। या फिर यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड कर दें तो और इजी हो जाएगा। तो इसका इसमें डिवाइड कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 0.53494494। हमने क्या किया, ये ऊपर वाली वैल्यू है, यहाँ पर कैलकुलेशन सही है लेकिन थोड़ा डाटा लिखना भूल गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर किसकी T3 की वैल्यू पुट करना है। T3 की वैल्यू कितनी है 1700 है। तो मेरी कैलकुलेशन सही थी लेकिन वैल्यू यहाँ पर लिखना भूल गया, तो इसको सही कर लेंगे क्या 1700 कितना है 1700। अब सही है, अब ये वैल्यू हमारी सही हो गई। तो क्या करेंगे 1700 डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पर T3 है, T3 की वैल्यू कितनी दी है 1700 दी है, तो 1700 इसको डिवाइड करके ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, ये जो डाटा दिख रहा है 0.861 ऊपर की वैल्यू हो गई। अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी 16 इंटू V3 इंटू 0.5494। हमें क्या निकालना V3 निकालना है, तो V3 इक्वल टू यहाँ पर हम कर देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर वैल्यू रहेगी 0.861 बटे में क्या आ जाएगा हमारा, इसका इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे आ जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है तो लगभग आ रहा है 8.5590। ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो लगभग मेरी अकॉर्डिंग जो आ रही है 0.101 मीटर क्यूब। तो इस तरह हमने V3 निकाला बहुत आसान तरीके से। इसमें थोड़ी सी मेहनत थी, क्या थी कि पहले तो हमें V2 की वैल्यू निकालनी थी, जो कंप्रेशन रेशो था वहां से निकाल लिया, फिर V1 फंस गया था, तो उससे हमारी जो रिलेशन होता है गैस इक्वेशन का PV इक्वल टू MRT, तो इससे हम निकाल लेंगे, क्योंकि V1 निकालना तो पॉइंट 1 पे कंसीडर कर लिया। पॉइंट 1 पे हमने प्रेशर कंसीडर किया था 1 बार, और 1 बार को हमें यूज करेंगे कहां पर इस इक्वेशन के अंदर, तो हमेशा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करके करते हैं। तो यहाँ पर 1 बार है, 1 बार को 100 का मल्टीप्लाई करके हमने किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करके इसका यूज करके हमने V1 निकाल लिया। V1 निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिलेशन होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर में प्रोसेस 2 से 3 के अंदर, उसमें रखकर हमने एक कैलकुलेशन कर ली। सिर्फ कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने V3 निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट डाटा निकालते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस 3 से 4। तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो रिलेशन बनता है टेम्परेचर और वॉल्यूम में, उसको मैं लिख देता हूँ। तो ये होता है रिलेशन इसके बीच में T4 अपॉन T3 इक्वल V3 अपॉन क्या होता है V4, और इसका पूरे का ब्रैकेट का ऐसा बंद कर दें, और पावर में क्या होता है गामा -1। बस सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, जैसे कि T4 यहाँ पर नहीं दिया गया तो T4 हम निकालेंगे, और T3 इक्वल टू कितना है 1700 इक्वल में हम क्या करेंगे V3 अपॉन V4। तो V3 की वैल्यू हमने निकाली हुई है जस्ट ऊपर, अभी 0.101 निकाली हुई थी, और V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 और V4 इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या रख देंगे 0.861। ठीक है, कैसे रखा, क्योंकि V4 इक्वल टू क्या होता है V1 होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, आपने अभी डायग्राम में समझाया था, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर V1 इक्वल क्या होते हैं V4 होते हैं। अभी आप ऊपर वीडियो करके देख भी सकते हैं, मैंने लिखा भी था जब डायग्राम समझाया था
V1 इक्वल V4। अब हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, तो हमें T4 निकालना है, तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर ऊपर वाली वैल्यू में नीचे का डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चढ़ाना भूल गया, जैसे 1.4 माइनस 1 लिखना भूल गया था। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू में या तो क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर ये 17 हमें रखना पड़ेगा, वही इक्वल लगा दें, यहाँ पर इक्वल लगाएं, बीच ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली को डिवाइड करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आ रही है 0.11735, और ऐसा हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। 1.4 में से 1 माइनस करेंगे 0.4 हो जाएगा, इसकी पावर हम 0.4 कर देंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 0.42435, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, T4 इक्वल हमारा 1700 इंटू 0.42435, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 721.39 केल्विन। ये हमारी किसकी, T4 की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हमारी लास्ट प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, उसको यूज करके भी जो डाटा बचा हुआ उसको यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस 4 से 1, ये सारी प्रोसेस अभी मैंने समझाई हुई थी। इसके बीच में जो प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन होता हुआ है, क्या होता है, P4 अपॉन P1 इक्वल T4 अपॉन T1। यहाँ पर उस तरह का डाटा लेने की कोशिश करते हैं जो पॉइंट हमारे बचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर P4 बचा हुआ है फाइंड आउट करने को, तो P4 हम निकाल लेंगे। P4 कैसे निकलेगा, यहाँ पर P4 लिखेंगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा T4 अपॉन T1। सारा डाटा पुट कर दें, जैसे कि P1 इक्वल टू हमने कंसिडर किया था 1 बार, आपको याद हो कितना किया था, 1 बार। T4 T1 की वैल्यू जो T4 की तो कभी यहीं पर निकाली हुई मैंने, तो यहाँ पर रख देता हूँ T21.39, और T1 की वैल्यू हमने हमारे क्वेश्चन के अंदर दी गई है 300, आपको याद हो। बस हमें क्या करना है, इस ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड कर देंगे, तो P4 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह जो वैल्यू आ रही है मेरी 2.40 बार आ रही है, ये हमारी P4 की वैल्यू आ गई है। इस तरह सारी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। अब हम लोग थर्मल इफिशियंसी निकालेंगे, तो हमें क्या निकालना, थर्मल इफिशियंसी निकालना, तो इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत इजी है, और हो सकता है मैक्सिमम लोगों को याद होगा। इक्वल लगा दें, यहाँ पर 1 लिखें, फिर माइनस लिखें, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन RC, मतलब कंप्रेशन रेशो की पावर क्या होता है, गामा माइनस 1, फिर यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई लगाएं, फिर यहाँ पर लिखेंगे रो की पावर गामा, फिर बीच में माइनस, इसको ब्रैकेट में ऐसा बंद कर दें, बटे में होता गामा, ब्रैकेट में रो माइनस 1, इस तरह का फॉर्मूला होता है। लेकिन रो यहाँ पर क्या होता है, कट ऑफ रेशो होता है। कट ऑफ रेशो हम कैसे निकालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कट ऑफ रेशो रो इक्वल टू होता है V3 अपॉन क्या होता है, V2 होता है, V3 अपॉन V2 होता है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू V3 अपॉन V2 से निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझे। क्या होता है यहाँ पर V3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। V3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 0.101 हमने V3 की वैल्यू निकाली। यहाँ पर देखो यूज भी किया, आपको दिख रही होगी, ये V3 की जगह रखी हुई थी, ये हम लोगों ने फाइंड आउट की। लेकिन V2 की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले भी क्वेश्चन बताया था कि जो कंप्रेशन रेशो होता है, यहाँ पर मैं रफ के लिए बता रहा हूँ, V2 अपन कितना दिया है, 16 दिया है हमें। V2 की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो V1 अपॉन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, कंप्रेशन रेशो दिया तो V1 की जगह रख देंगे। तो हम यहाँ पर अब क्या रखने वाले हैं, V1 अपॉन 16। बस इसको आगे और सॉल्व करेंगे, तो इसका कैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.101 अपॉन क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, क्रॉस में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसा कुछ वैल्यू बन जाएगी। अब हमारे पास यदि V1 होगा तो हम इसको आसानी से निकाल पाएंगे। तो V1 भी हम लोगों ने निकाला हुआ था 0.101। V1 की वैल्यू कितनी निकाली थी, 0.861, ये स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट की थी, आपको याद हो, और 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह हम जब इसको और कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 1.87। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो रो है V3 अपॉन V2 को निकाल सकते हैं।
कैसे 1.87 हमने यहाँ पर निकाला हुआ, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते गया तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है 1.87 हमने कैसे निकाला, ये रो की वैल्यू यह समझ गए होंगे। उसको यहाँ पर यूज करेंगे तो अब सारा डाटा हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1 की जगह 1 रहेगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, आरसी मतलब कंप्रेशन रेशो 16 दिया गया है, और गामा हो जाएगा 1.4 -1 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाए, बड़ा ब्रैकेट लगाए, फिर छोटा ब्रैकेट लगाए, रो की जगह क्या लिखेंगे 1.87 की पावर कितनी हो जाएगी 1.4 -1, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दें, बटे में क्या हो जाएगा गामा इक्वल टू 1.4 ब्रैकेट में 1.87 -1। बस हमें इसको कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट कर स्टेप बाय स्टेप करना। जैसे मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, 1 की जगह 1 रहने दें, 1 अपॉन यहाँ पर ये जो यहाँ पर वैल्यू दिख रही है 16 की पावर 1.6 -1, इसको सॉल्व करेंगे हम, डायरेक्ट सॉल्व कर लें, 16 की पावर 0.4 सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, तो लगभग वैल्यू आएगी 3.0314। फिर मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली वैल्यू भी एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगी 1.87 की पावर 1.4 कर देंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें -1 कर देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 1.4, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है, 1.40 समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है। बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगा, 1.87 -1 करेंगे और 1.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 1.218। इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे, 1 -1 अपॉन ये जो वैल्यू दिख रही है, ये ऊपर वाली वैल्यू 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर तो 1.40 लिख देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है 3.6922 इतनी कुछ आ रही है। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 -0.7 सॉरी 3.37 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है, और अभी आगे कैलकुलेट करेंगे 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये जलावा 0.620 आ रही है और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना 62 लगभग परसेंटेज क्या आ जाएगी, हमारी इफिशियंसी आ जाएगी डीजल की। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है तो मैं यहाँ बता देता हूँ क्या निकालना था, मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसका जो फॉर्मूला होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर का वह होता है P1 और RC की पावर गामा, फिर ब्रैकेट के अंदर गामा, फिर ब्रैकेट के अंदर रो -1 और फिर माइनस RC की पावर 1 माइनस गामा और ब्रैकेट के अंदर रो की पावर गामा -1, ऐसा बंद कर दें, फिर पूरे के बटे क्या है गामा -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में रो -1। अब यहाँ पर इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, आपको खुद करना है। P1 की वैल्यू 1 होती है, RC की वैल्यू कितनी है 16 दी गई है, गामा की वैल्यू 1.4 है, फिर यहाँ पर गामा की 1.4 रखेंगे, रो की वैल्यू 1.87 अभी मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर कैलकुलेट किया, यहाँ पर उसको रखेंगे, फिर RC की जगह 16 यूज करेंगे, गामा की जगह 1.4 यूज करेंगे, इसकी जगह 1.87 यूज करेंगे, इस तरह सारी वैल्यू की 1 इसको रखें और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करें जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। उम्मीद है इसका भी आंसर आपका आ जाएगा। और जो मीन इफेक्टिव प्रेशर का आंसर आएगा वो आएगा 6.11 बार। तो आंसर भी मैच करा लें, आज थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट, अगर 6 पॉइंट के बाद पॉइंटों में थोड़ा अंतर आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आंसर आपका सही माना जाएगा। थैंक यू।